फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक का, दैट्स नेम इज कोल्ड कोल्ड वॉर एरा। बट मेजर जो दो टॉपिक्स रखे हैं वो है इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स और बायपोलरिटी, एंड सेकेंड इज नॉन अलाइड मूवमेंट। फर्स्ट वी डिस्कस कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि जो कोल्ड वॉर था वो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। दो ग्रुप्स या दो पावर्स के बीच में चल रहा था। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर जो एक्सेस पावर्स थी वो अलाइड पावर से हार चुकी थी। एंड एक मेजर जो रीज़न इसका माना जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश होने का, वो माना जाता है कि यूएसए ने जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब अटैक किया था। ऑलमोस्ट अराउंड सिक्स अगस्त टू 9 अगस्त तक के बीच में ये अटैक हुआ था। और ये जो अटैक था इसने इंस्टेंटली वर्ल्ड वॉर को स्टॉप कर दिया था। इसको लेके काफ़ी सारे पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट मतलब ओपिनियंस है इनके लोगों के कि तो कुछ लोगों का तो मानना है, या कुछ लोगों ने जो ओपिनियन दिया वो ये दिया है कि जो ये एटॉमिक बॉम्ब अटैक था दैट इज़ ओके, एंड वर्ल्ड वॉर को स्टॉप करने के लिए ज़रूरी था। जबकि कुछ का ओपिनियन ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि जापान ऑलरेडी गिव अप कर चुका था। दैट्स वाई इसको लेके अलग अलग ओपिनियन है। हम लोग इन ओपिनियन को ज़्यादा नहीं डिस्कस करें, इट्स मच बेटर। नेक्स्ट इज कि ठीक है ये हो गया। ये होने के बाद में ये चीज़ हुई थी कि वहाँ पर जो कोल्ड वॉर थी वो क्या थी कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड फिनिश हुआ था तो वहाँ पे दो कंट्रीज मेजर जो पावर प्रूव कर रही थी या मेजर पावर में थी वो थी यूएसए एंड यूएसएसआर। कोल्ड वॉर मेनली यही है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में जो टेंशन क्रिएट हुआ था, और उस टेंशन के चलते जो वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज थे वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। मतलब कुछ ने यूएसएसआर को सपोर्ट किया, कुछ ने यूएसए को सपोर्ट किया। ये वाली चीज़ हुई थी। एंड इकोनॉमिकली और पावर वाइज या सोशली बहुत सारी चीज़ें थी जो उस टेंशन के बीच में ये चीज़ें इफ़ेक्ट हुई थी। अब इसमें क्या था कि इसमें बहुत सारे क्राइसिस थे। मेजर जो क्राइसिस कोल्ड वॉर एरा का हम पढ़ते हैं वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था? 1961 के टाइम पे यूएसएसआर को एक डर था कि जो क्यूबा है उसके प्रेसिडेंट से सारी पावर यूएसए ले सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि क्यूबा पे अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स वहाँ पे प्लेस कर दिए। न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस करने के बाद में ऑलमोस्ट 3 वीक्स आफ्टर अमेरिका को इस चीज़ की इस बात का पता चला कि क्यूबा में क्या किया, यूएसएसआर ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस करी। तो अमेरिका ने सीधे उनको डायरेक्टली एक वार्निंग दी कि आप अपनी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है वो यहाँ से या हटा लीजिए, और नहीं तो फिर वॉर के लिए आप रेडी रहिए। कोल्ड वॉर ऐसा था कि कोल्ड वॉर वॉर हुआ नहीं था पर वॉर का एक टेंशन बना रहा था क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस चीज़ से टेंशन में था। वर्ल्ड के जो जितने भी कंट्रीज थे, क्योंकि ये दोनों तो मेजर पावर्स थी, इनको टेंशन कम थी क्योंकि ये इकोनॉमिकली भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे पर थी। पर जो छोटे छोटे कंट्रीज थे उनको बहुत टेंशन थी क्योंकि वो इकोनॉमिकली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे एंड पावर वाइज भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो अगर वापस वॉर स्टार्ट होता है तो इनके लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम होगी इससे ओवरकम करने के लिए। इसलिए ये जो टेंशन रही थी दैट इज़ कॉल्ड दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड वॉर। ओके। अब इसमें क्या हुआ था कि मेन कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जो कंप्लीट कंट्रीज थे वो टू ब्लॉक्स में डिवाइड हो गए थे। फर्स्ट block is American bloc, also called Western bloc, capitalist bloc, and the second is Soviet bloc, also called Eastern bloc, Communist bloc.
2 ब्लॉक्स बन गए थे। मतलब जो भी छोटे कंट्रीज़ थे वो अलग-अलग ब्लॉक्स में जा चुके थे और ये लोग मतलब इस तरह से ये डिवाइड हुआ था। अब ये डिवाइड के साथ में क्या था, टेंशन जो स्मॉल कंट्रीज़ थे उनके साथ में ये टेंशन था। अभी रिसेंटली सेकंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ है। अगर ये 2 पावर्स वापस वॉर करती हैं तो ये जो वॉर स्टार्ट होगी वो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी। मतलब ऑलमोस्ट सारा वर्ल्ड इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो ये एक बहुत भारी टेंशन थी उस टाइम पे। तब यहाँ पे क्या हुआ, इन ये जो अमेरिकन ब्लॉक था उनके जो मेन सपोर्टर थे वो कहाँ से थे, मेन वेस्टर्न यूरोप से सपोर्ट करा था। वहीं सोवियत ब्लॉक को ईस्टर्न यूरोप सपोर्ट करा था। इनकी जो आइडियोलॉजीज थी, इनके कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पावर प्रूव करने का ही नहीं था। इनका एक मेजर जो प्रॉब्लम था इन लोगों में इनकी आइडियोलॉजीज का था। इनकी जो आइडियोलॉजीज थी अमेरिकन ब्लॉक की आइडियोलॉजी थी लिबरल, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। इसी बीच में जो सोवियत ब्लॉक था उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो इनके बीच में पावर्स का ही नहीं, आइडियोलॉजीज का भी डिफरेंट था। इसलिए यहाँ पे टेंशन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ था। अब आता है कि इस टाइम पीरियड में जब ये चीज़ें हुई थी तब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई थी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुई थी इन सब चीज़ों के बीच में, क्योंकि यूएसए अपने लिए पावर कलेक्ट कर रहा था और जो यूएसएसआर था वो अपने लिए पावर कलेक्ट कर रहा था। तो जो वेस्टर्न ब्लॉक था या अमेरिकन ब्लॉक था उसके अंदर फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी वो नाटो हुई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 के टाइम पे हुई थी, ईयर 1949 है। इसमें 12 मेंबर्स थे फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, मतलब दोनों जगह से टोटल 12 मेंबर्स थे। राइट नाउ शायद इसके मेंबर्स 23 हैं। ओके, अब इन लोगों ने क्या कहा था, जो नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन था उसने डिक्लेयर किया था कि अगर नाटो में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से किसी भी कंट्री पर अगर अटैक होता है तो मतलब वो नाटो के ऑलमोस्ट 12 मेंबर्स पर पूरा वो रहेगा, अटैक माना जाएगा। एंड उसमें वो जिसके ऊपर भी अटैक होगा वो अदर जितनी भी कंट्रीज है वो उसे सपोर्ट करेंगे। इसी तरह और जो थी SEATO, एक थी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड एक थी CENTO सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह ये 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि वेस्टर्न ब्लॉक की थी। इसी तरह ईस्टर्न ब्लॉक की भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ये थी वॉर्सो पैक्ट था 1950। ये मेन क्या था कि इस ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो इसलिए थी कि अगर नाटो या नाटो का कोई भी मेंबर या एससीटीओ का कोई मेंबर या सीएनटीओ का कोई भी मेंबर अगर किसी भी मतलब ये वॉर्सो पैक्ट के अंदर जो भी कंट्रीज हैं उनके ऊपर कोई अटैक करता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, ये सारे कंट्रीज इसके मेंबर्स एक दूसरे को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। तो ये टोटली 2 ब्लॉक्स इस टाइम पे आके रेडी हुए थे और इन 2 ब्लॉक्स की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हुई थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब वॉर का एक फियर बना हुआ था, अलग मतलब अगर इसके वॉर स्टार्ट होती है यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में, तो उसके बावजूद क्यों स्मॉल कंट्रीज़ ने इनको ज्वाइन किया था, क्योंकि अगर वो ज्वाइन किया है तो उन्हें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म हुई थी तो उनके उनको ज्वाइन करने के मेजर जो रीज़न थे वो थे प्रोटेक्शन, क्या थी प्रॉब्लम, ये थी कि जो स्मॉल जो छोटे कंट्रीज़ थे उनके साथ में पहला जो मेजर प्रॉब्लम था वो था प्रोटेक्शन का। क्योंकि अगर कोई उनसे पावरफुल कंट्री उनके ऊपर अटैक करती है तो वो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये होगा कि वो जो पावरफुल कंट्री है वो उनको रूल करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो एक मेजर पावर के उसमें ब्लॉक में एंटर हुए थे। सेकंड था वेपन्स, क्योंकि जो अगर पावरफुल कंट्री अगर अटैक करता है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो सेकंड जो नीड होगी, फर्स्ट जो नीड होगी वो प्रोटेक्शन, या तो प्रोटेक्शन मिल जाए या वेपन्स मिल जाए ताकि वो एटलीस्ट वॉर तो कर सके। थर्ड जो था वो इकोनॉमिक, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। कंट्री सारे कंट्रीज ने इकोनॉमिकली बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए थे, इकोनॉमिक काफ़ी डाउन हो चुकी थी उस टाइम पे।
तो इन इकोनॉमी के लिए, वेपन्स के लिए और प्रोटेक्शन के लिए जो भी कंट्रीज़ थे, उन लोगों ने इन ब्लॉक्स को जॉइन करना ज़रूरी समझा। उन्होंने माना अगर उन्होंने इन ब्लॉक्स को नहीं जॉइन किया तो जो दूसरे कंट्री है वो इनके ऊपर आके रूल करेंगे। जस्ट लाइक उस टाइम पीरियड में अगर आप ध्यान हो, हमने हमारा इंडिया के बारे में पढ़ा है, उस टाइम पे हमारे इंडिया पर कौन रूल कर रहे थे? ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो सेम प्रॉब्लम जो अदर जो छोटे कंट्रीज़ थे उनके साथ में यही थी कि अगर अगर वो नहीं ज्वाइन करते हैं तो उन्हें प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा। वो इकोनॉमिकली हेल्प किससे लेंगे? अगर वो किसी की हेल्प करेंगे तभी वो इकोनॉमिकली उनसे हेल्प मांग सकेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे तभी वो इकोनॉमिकली हेल्प। तो ये सारे इन सब रीजंस की वजह से जो स्मॉल स्टेट्स थे या स्मॉल कंट्रीज थे, उन लोगों ने किनको ज्वाइन किया? पावर ब्लॉक्स को ज्वाइन किया था। ये मेजर रीज़न था। अब नेक्स्ट आता है, जब ये जो कंट्रीज़ है ये खुद ही इतनी पावरफुल है, इकोनॉमिकली साउंड है, इनको किस प्रॉब्लम नहीं है, तो इन्होंने क्यों स्मॉलर स्टेट्स को अपने साथ में ज्वाइन कराया, या इनकी हेल्प की ज़रूरत इन्हें क्यों पड़ी, या स्मॉल स्टेट्स को ये लोग क्यों हेल्प करते, मतलब टोटली कि ये क्यों हेल्प कर, मतलब दोनों साइड एक दूसरे को क्यों हेल्प कर रही। तो स्मॉल जो कंट्रीज थे उनके हेल्प करने का रीज़न तो प्रोटेक्शन था, वेपन्स था एंड इकोनॉमिक एड था। पर जो पावरफुल कंट्रीज थी, जो सुपर पावर्स थी, उनके लिए मेजर प्रॉब्लम क्या था कि जो सुपर पावर्स थी वो फर्स्ट तो इनका था कि जो वाइटल रिसोर्सेज है लाइक ऑयल हुआ, मिनरल्स हुआ, ये सब वो छोटे कंट्रीज से ले सकती थी, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा इनकी नीड थी। क्योंकि रिसेंटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था, तो कहीं ना कहीं वाइटल रिसोर्सेज पर भी उसका फैक्ट आया ही था। सेकंड आता है टेरिटरी ऑफ लॉन्च वेपन्स एंड ट्रूप्स। लाइक जैसे क्यूबा पर उन लोगों ने न्यूक्लियर मिसाइल्स को प्लेस किया था यूएसए पर अटैक करने के लिए। सिमिलरली ये जो टेरिटरीज थी, जो स्मॉलर जो स्टेट्स थे या स्मॉलर कंट्रीज थी, उनके लिए उनको अपने ग्रुप में ज्वाइन कराने का जो मेजर रीज़न था वो ये भी था कि वो किसी भी कंट्री पे जाके अपने जो वेपन्स है वो प्लेस कर सके, मतलब अलग अलग जगह वो अपने वेपन्स रख सके, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो वहाँ उस कंट्री का यूज़ कर सके। लाइक जैसे यूएसएसआर ने क्यूबा को यूज़ किया, क्यूबा पे मिसाइल प्लेस करी थी। सिमिलरली जो यूएसएसआर थे, यूएसए थे, उन्होंने स्मॉलर जो कंट्रीज थे उनको इसीलिए ही अपने में ऐड किया था ताकि ये लोग क्या कर सकें, इनका ये बेनिफिट ले सकें, इनके वहाँ पर अपने वेपन्स और ये सारी चीज़ें प्लेस कर सकें। सेकंड था लोकेशन फॉर स्पाई वर्क। अब जो अलग अलग कंट्रीज थे, स्मॉल जो कंट्रीज थे, उनका एक मेजर जो यूज़ ये करने वाले थे या जो इन्होंने किया था वो था स्पाई वर्क के लिए। मतलब कि जो सुपर पावर है उसके ऊपर एक ध्यान रखने के लिए, एक नज़र रखने के लिए इनको इन स्मॉल कंट्रीज़ की नीड थी। एंड कुछ जो इकोनॉमिक सपोर्ट फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस, और थोड़ा बहुत जो इकोनॉमिक सपोर्ट इन्हें चाहिए था मिलिट्री एक्सपेंसेस के हिसाब से, जो इन्हें सपोर्ट चाहिए था वो ये था। इसके अंदर एक रीज़न ये भी था कि कई कंट्रीज थे जिनकी अपनी एक मिलिट्री थी। अब वो अपनी मिलिट्री ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं, इनकी मिलिट्री भी हो रही है, तो ये सारी मिलिट्री टोटली उन्हें उतनी ज़्यादा आर्मी मतलब फ़ोर्स रखने की नीड नहीं रहेगी, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ की भी फोर्सेस होंगी, तो उनको वहाँ से कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगी, उनके मिलिट्री एक्सपेंसेस लिटिल बिट कम हो गए थे। तो ये सारे रीजंस थे कि उन लोगों ने क्या किया कि जिस तरह जो स्मॉल कंट्रीज़ थे उनको बेनिफिट था सुपर पावर ब्लॉक्स में आने से, उसी तरह सुपर पावर ब्लॉक्स को भी, मतलब स्मॉल कंट्रीज को उतने बेनिफिट्स नहीं थे जितने सुपर पावर्स को बेनिफिट थे स्मॉल स्टेट्स को अपने में ऐड करने में या अपने साथ में रखने में। इसलिए इन लोगों ने क्या किया था कि एक दूसरे को हेल्प के पर्पज से ये चीज़ें स्टार्ट करी थी। अब इसके बाद में आता है कि इसमें और कौन कौन से क्राइसिस थे जो इस टाइम पीरियड में हुए थे। वो थे कोरियन क्राइसिस हुआ था, बर्लिन क्राइसिस हुआ था, कॉन्गो क्राइसिस हुआ था। कोरियन क्राइसिस, बर्लिन क्राइसिस, मतलब जो छोटे छोटे जो कंट्रीज थे उनके बीच में जो छोटे छोटे वॉर हुए थे, मतलब वो उसी लेवल के थे कि वो दो या चार, वर्ल्ड वॉर लेवल तक पहुँचे। इसलिए इन्हें कहा गया है कि इस
टाइम पीरियड में ये क्राइसिस हुए थे, लाइक कोरियन क्राइसिस 1950 टू 1953, बर्लिन क्राइसिस 1958 टू 62 एंड कॉन्गो क्राइसिस दैट इज 1960s में ये चीज़ हुई थी। ओके, अब इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे।